हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। उष्ण शीतोष्ण का मतलब है यहाँ पर कि हल्की गर्म। उष्ण का मतलब है हल्की गर्म। तो यहाँ पर मध्य अक्षांशीय जलवायु जो कि हम सी से प्रदर्शित करते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु उष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? तो उष्ण होती है। उष्ण का मतलब है हल्की गर्म होती है। और शीत ऋतु कैसी होती है? मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण, CW1। भूमध्य सागरी, CS। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु जो कि CFA से प्रदर्शित की जाती है। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जो कि CFB से प्रदर्शित की जाती है। चलिए इसका विस्तार पढ़ते हैं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान जो है वो उष्ण होता है। इसमें सर्दियां क्या होती हैं? हल्की गर्म होती हैं। ठीक है। इसी का अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है। तो सी का ये पहला प्रकार हो गया CWA, दूसरा प्रकार हो गया CS, जिसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। देखिए, भूमध्य सागर जो हमारा है, जो हमने स्वेज नहर जो हम पढ़ते हैं, है ना, अफ्रीका महाद्वीप के पास भूमध्य सागर है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच की स्थिति है इसकी, भूमध्य सागर की। और इसके चारों तरफ उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ ये जलवायु पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियां कैसी? उष्ण और शुष्क होती हैं तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है कि ये इसकी ठंडियां कैसी होती हैं? तो वर्षा युक्त होती है, अर्थात यहाँ पर ठंडियों में वर्षा होती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान कितना? तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये हो गया हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर अगला है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसे हम CFA से प्रदर्शित करते हैं। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। प्रदेश में वायु राशियां प्राय अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो पहले ये
विशेषता हम देखते हैं कि अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। ठीक है, और इस प्रदेश में वायु राशियां क्या करती हैं, तो अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष क्या करती हैं, वर्षा करती है। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ठीक है, तो CFA प्रकार की जलवायु में हमने विशेषता क्या देखी कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, ये वायु राशियों के माध्यम से वर्ष भर इसमें वर्षा होती है। इसकी वर्षा देखिए कितनी होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा, और भी इसका क्षेत्र देखेंगे, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। इसे मैप आप लोग अपने पास रखिए। ठीक है, तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया बोलती हूँ वैसे ऑस्ट्रेलिया पर आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है मैप तो साथ में रखिए। और दक्षिण अफ्रीका जैसे ही बोल रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका पे भी आप यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका पे आपकी नजर जाए कि हाँ यहाँ की बात हो रही है, मतलब CFA प्रकार की जलवायु। ठीक है, कहाँ पाई जा रही, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पूर्वी चीन, फिर दक्षिणी जापान, फिर उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, फिर तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वताग्रीय वर्षण सामान्य प्रक्रिया है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर इसका बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गई विशेषता किसकी, CFA प्रकार की। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि इसका औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 75 से 150 सेंटीमीटर, मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके कुछ क्षेत्र दे देगा और फिर पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। अगला देखते हैं समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु यानी कि CFB। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागर की जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवों की ओर दोनों अक्षांशों में पाई जाएगी। भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर। तो भूमध्य सागरीय जलवायु हमने कहां पर देखा था कि कितने में पाई जाएगी, ये हमने यहाँ पर देखा था कि 30 से 40 अक्षांशों के बीच पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। अब कहते हैं कि ध्रुवों की ओर अर्थात 40 से ऊपर, है ना, उत्तरी गोलार्ध में इस तरफ ध्रुवों की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवों की तरफ। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं। ठीक है, गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है, लेकिन यहाँ सर्दियों में अधिक होती है। वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, CFB प्रकार की जलवायु हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें वर्षा 50 से 250 सेंटीमीटर तक और सर्दियों में इसका तापमान कितना होता है, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आगे देखते हैं इसमें हिम, अगला समूह हमारा आ गया। हमने इसके सी समूह को पढ़ लिया। सी समूह में कितने प्रकार की हैं और इनकी विशेषताएं क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डी प्रकार की। हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि डी जो शब्द है, जो डी अक्षर है, वो किसे, तो शीत हिम वन जलवायु को
प्रदर्शित करता है। तो शीतहिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिमवन जलवायु को दो प्रकार में विभक्त किया जाता है। डीएफ आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी और डीडब्ल्यू शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी युक्त जलवायु उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है, यानी कि उच्च अक्षांशों में जो है वो सर्दियां अधिक तेजी से रहती है। आगे देखेंगे जाड़ों आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु यानी कि डीएफ प्रकार का हम पढ़ेंगे। देखिए डी जो समूह है वो किसे प्रदर्शित करता है, तो शीत हिम वन जलवायु, ठीक है ना, जहां पर क्या होते हैं कि बर्फ जमी होती है, ठीक है ना, शीत यानी ठंडा, हिम यानी बर्फ जमा होता है और वहां की किस प्रकार की जलवायु है ये देखना है हमें। तो देखते हैं हम सबसे पहला इसमें क्या है, डीएफ जो किसे प्रदर्शित करता है, तो आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु को, ठीक है ना, आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। आर्द्र का मतलब अर्थात यहाँ पर ठंडी में बारिश होती है, ठीक है, आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, आर्द्र बारिश होती है। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है, ठीक है, पश्चिम तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय जो स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवों की तरफ मतलब उच्च अक्षांशों की तरफ, ठीक है, मतलब जो 70 से लेकर 90 डिग्री तक के अक्षांश हैं, ठीक है। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है, वार्षिक तापांतर अधिक होता है, मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं, ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएफ प्रकार। अगला है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। शुष्क जाड़ों से युक्त मतलब यहाँ पर ठंडियों में वर्षा नहीं होती है। शुष्क जाड़ों से युक्त, इन शब्दों को समझने का प्रयास करिए, स्टार्ट करिए कि ये शब्द जो आते हैं, जैसे आर्द्र आ रहा है, शुष्क आ रहा है, तो इसका मतलब हम समझ पाए, तभी हम भूगोल की भाषा को समझ पाएंगे। जैसे आर्द्र हो गया तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर बारिश है, शुष्क हो गया मतलब यहाँ पर बारिश नहीं है। तो आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मतलब यहाँ पर ठंडियों में वर्षा होती है, जिसे डीएफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता हमने देखी। अब देखेंगे शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, जिसे हम डीडब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है, और इसका क्षेत्र देखने के लिए मैं आपको कई बार बोल चुकी कि इसे मैप खोलिए, एटलस विश्व का मैप खोल कर रखिए अपने सामने, ठीक है। तो जैसे ही बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी एशिया, तो आपकी नजर जानी चाहिए कि एशिया में उत्तर पूर्व कहाँ पर है, और यहाँ पर डीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। फिर स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन के मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जाड़ों में क्या, प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, शीत चक्रवात होते हैं, तो जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास होता है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं, उसका वो कमजोर पड़ते हैं। इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा हो, मतलब मानसून जैसा स्थिति, मानसून जैसी स्थिति बनती है। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होती है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। तो ये खत्म हुआ हमारा क्या, डी प्रकार का। अब हम पढ़ते हैं ई प्रकार की जलवायु। यहाँ पर मैंने
कहीं पर मैंने कह दिया है गलती से कि जो 70 से लेकर 4 मतलब 70 से लेकर के और कितना 90 तक, वो गलत है। ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने। ये 40 से 70 है। ठीक है, डी प्रकार की जलवायु का विस्तार 40 से 70 है, जो कि मैंने गलती से अभी 70 से 90 कहा। ठीक है, 70 डिग्री से 90 डिग्री कहा। ये 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, जिसे हम ई प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ध्रुवीय का मतलब है पूरी तरह से ध्रुव वाले क्षेत्र जो 70 डिग्री के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, जो हमारे पृथ्वी पर 70 डिग्री से, सभी को पता है हम लोगों को कि यहाँ पर बर्फ जमी होती है, बहुत ही ठंडा मौसम होता है यहाँ का। ठीक है ना, 70 डिग्री से लेकर के पूरा 90 डिग्री तक, इधर 70 डिग्री से लेकर पूरा 90 डिग्री तक इधर। ठीक है, तो इस यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, तो ये ई प्रकार की। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा है। तो ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री, ध्रुवीय जलवायु जो है कितनी, 70 डिग्री अक्षांशों से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है, टुंड्रा जिसे ईटी और हिमटोपी जिसे कि ईएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ई समूह भी 2 प्रकार का, ईटी और ईएफ। टुंड्रा प्रदेश जो है उन्हें हम किससे, ईटी से, और हिमटोपी को किससे, ईएफ से प्रदर्शित करते हैं। टुंड्रा जलवायु ईटी, टुंड्रा जलवायु का नाम काई लाइकान तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। ठीक है, इतनी सी विशेषता है टुंड्रा जलवायु की। टुंड्रा जलवायु की विशेषताएं हमने देख ली, कौन कौन सी है। ईटी प्रकार की, तो टुंड्रा जलवायु का नाम कैसे पड़ा, तो काई लाइकान पुष्पी पादप जैसे छोटे प्रकार के जो वनस्पति होते हैं उनके आधार पर रखा गया है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश है, मतलब यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल मतलब बहुत ही छोटे काल के लिए इसमें जल की मात्रा मिल पाती है इन्हें, और वनस्पति का ये पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि क्या होती है, लंबी होती है। अगला है हिमटोपी। हिमटोप जलवायु, हिमटोप जलवायु क्या है, ईएफ से प्रदर्शित करते हैं, और हिमटोप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कौन कौन से वो प्रदेश हैं जो सबसे ध्रुव पे स्थित हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप बताया था मैंने आप लोगों को। अंटार्कटिका महाद्वीप में ये भी बताया गया था कि हमेशा इसमें बर्फ जमी रहती है। ठीक है, और ग्रीनलैंड भी, उत्तरी अमेरिका के पास आपने ग्रीनलैंड भी देखा था, फिर से मैप में देखिए वहीं पर दिखेगा। तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे नीचे हमें दिखाई देता है ना अंटार्कटिका। यहाँ पर किस प्रकार की हिमटोप की जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गर्मियों में भी ठंडी रहती है, हिमांक नीचे मतलब बर्फ जमी रहती है। ठीक है, गर्मियों में भी। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है, तुषार एवं हिम एकत्रित हो जाती है जिसका बढ़ा हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिमों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्लेट ट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। ठीक है, प्लावी हिमशैल मतलब बर्फ का तैरता हुआ बड़ा सा टुकड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर जलवायु परिवर्तन। तो इस तरह से हमने इसे पूरा किया।
ठीक है, ये जलवायु का जो वर्गीकरण था कोपेन का, इसको हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब इसमें जो समझ में नहीं आएगा उसे आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर इसमें इसको फिर से पढ़िएगा 2 बार 3 बार जैसा कि मैंने बताया है, और इसको मैप खोलिए और मैप के साथ साथ इसका क्षेत्र देखते जाइए, तब आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और इस तरह से ये फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे जलवायु परिवर्तन। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं हम जलवायु परिवर्तन को। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं, ठीक है। जब से पृथ्वी का जन्म हुआ तब से पृथ्वी कई प्रकार के परिवर्तन से गुजर चुकी है। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। कई बार यहाँ पर हिमयुग आए, मतलब पृथ्वी पर बर्फ से ढकी, ठीक है। इस तरह का परिवर्तन इसमें देखने को मिला है। अब आप लोग YouTube पे देखते हैं, छोटे मोटे रील्स आप देखते रहते हैं, इसमें AI के माध्यम से भी ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है। किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरह से परिवर्तन हुए, आप लोग इसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजरी है। भू आकृतिक लक्षण विशेषता ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। लेखक यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि कई बार यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ है पृथ्वी में, ठीक है ना। और इसके ये प्रमाण हैं कि आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं, ठीक है। अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। मतलब जलवायु जैसी आज की है वैसी हमेशा नहीं रहेगी। जलवायु क्या है, बदलती रहती है, ठीक है। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी, ठीक है। तो जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं कि जैसे जलवायु में हम जैसे कि हम अपने भारत में देखते हैं तो राजस्थान वाले क्षेत्र में हमें किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर अपना जो राजस्थान है वहां पर हमें किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर अभी हमें शुष्क प्रकार की जलवायु देखने के लिए मिलती है ना। हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां पर हमें कैसी जलवायु, तो शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ की जो जलवायु थी वो कैसी थी, शीतल और आर्द्र थी, ठीक है ना। जो कुछ प्रमाण है यहाँ पर जो प्रमाणित किया गया है भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा या जो इनके पुरातत्व की जो खोज करते हैं उनके द्वारा जो बताया गया है वो ये है कि यहाँ पर जलवायु कैसी थी, आर्द्र एवं शीतल थी। तो लेखक आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हम आज जहाँ पर पढ़ रहे हैं कि शुष्क जलवायु है, वहां कभी शीतल रही होगी या फिर उष्णकटिबंधीय प्रकार की रही होगी, या आज जहाँ पर अभी जहाँ पर है शुष्क, तो फ्यूचर में भविष्य में और किसी भी प्रकार की जलवायु हो सकती है वहां पर। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र की बात हो रही है, जो हमारे भारत का जो अर्ध शुष्क है, ठीक है। राजस्थान की जो मरुस्थल जलवायु है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझने, अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप इसे अच्छी तरह से
पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि भारत में जो ये राजस्थान की मरुस्थल है, जहाँ राजस्थान का मरुस्थल है, वहां पर कब 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर कैसा था, तो आर्द्र एवं यहाँ पर शीतल मरुस्थल थे, सॉरी शीतल जलवायु थी यहाँ की। ठीक है, 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। ठीक है, लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के का केंद्र था। ठीक है, लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन तथा सिल्यूरियन युग में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर युग हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। मतलब ये इसके बदलते हुए ये रूप है जलवायु के। ठीक है, कि पहले कैसा था, फिर कैसा था, फिर कैसा था। मतलब 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो जो कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन तथा सिल्यूरियन युग में पृथ्वी कैसी थी, गर्म थी। ठीक है, ये लेखक हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हिंट में रखिए कि अच्छा इसके पहले ऐसी जलवायु थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अभिनय पूर्व काल में जलवायु, तो सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है। ठीक है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश 1767 से 1777 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान को क्या कहा जाता है, धूल का कटोरा। दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा, फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश पड़ा। इसमें देखिए यही पूछा जाता है, कब कंपटीशन वाले एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि 1930 के दशक में कहां पर भयंकर सूखा पड़ा था, तो याद रखना पड़ेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, इसे भी याद रखना पड़ेगा। इसी तरह सहारा मरुस्थल के दक्षिण में साहेल प्रदेश में 67 से 77 के दौरान आया विनाशकारी सूखा। ठीक है, तो ऐसा सन देकर पूछ लिया जाता है कि साहेल का सूखा कब पड़ा, या फिर 67 से 77 के दौरान कहां पर विनाशकारी सूखा पड़ा था। फिर 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान, तो इसे भी याद रखना पड़ेगा, कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 1990 के दशक में सबसे गर्म और तापमान विश्व सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया। मतलब किस वर्ष में, है ना, किस वर्ष में किया गया, 90 के दशक में किस, तो फिर याद रखना पड़ेगा कि 1990 के दशक में। ठीक है ना। फिर यूरोप अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इसमें महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाएं हैं, जिसमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी में। अब ये भी प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना, कि वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में क्यों जा बसे थे। ठीक है, तो फिर याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, कि यूरोप जो है उष्ण, आर्द्र एवं शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। ठीक है ना। सन 1950 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। ठीक है, 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में कैसी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, और 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है। ठीक है ना, उष्ण एवं शुष्क दशाएं यहाँ पर मौजूद हुई थी 11वीं शताब्दी में। इस वजह से वाइकिंग कबीले क्या थे, ग्रीनलैंड में जा बसे थे। ठीक है ना, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वाइकिंग कबीले जो है
वो ग्रीनलैंड में क्यों जाकर बस गए, ठीक है ना। तो शुष्क, उष्ण और शुष्क दशाओं का यूरोप में आने की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ये इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण पढ़ना है हमें, जो हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे हम अगले वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिनके पास किताबें उपलब्ध नहीं है, वैसे सभी के पास है, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे बुक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं उसके अब आगे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी भी प्रकार की तैयारी करेंगे तो आपको इसमें जीएस की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। टेक केयर।